जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी अड्डाज पर। आज हम आपको साइंस के 25 मोस्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? मतलब M का पूर्ण रूप क्या है OMR में? तो ऑप्शन नंबर ए मैनिपुलेटर, ऑप्शन नंबर बी मीनरिंग, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी मार्क। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्क। इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्विक सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी व्हाइट लेड, ऑप्शन नंबर सी जिंक व्हाइट, ऑप्शन नंबर डी पर्ल एस। राइट आंसर है पारा का नाम क्विक सिल्वर है, सामान्य नाम क्विक सिल्वर है। तो आई होप समझ गए होंगे। पर्ल एस मोती को कहा जाता है, मोती को पर्ल एस कहा जाता है, ठीक ना। और जिंक के कमी से हमारे शरीर के बाल उड़ने लगते हैं, अचानक भूख लगने लगते हैं, भूख की कमी हो जाती है, भूख लगने में कमी हो जाती है, या भूख नहीं लगता है, या दस्त होने लगता है, डायरिया होने लगता है, और उसके बाद हमारे शरीर का अचानक वजन में कमी आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे शरीर में इफेक्ट होते हैं जिंक की कमी से, जिसके लिए जिंक के टेबलेट के लिए डॉक्टर लोग सलाह भी देते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेवन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसको सोडा वाटर में कंप्रेस्ड करके डाला जाता है, जो कि स्वाद को अम्लीयता बनाए रखता है। तो फ्रेवन जो है यह एसी जनरेटर रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। और नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं, सबसे प्रचुर मात्रा में। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए बीटी कपास, ऑप्शन नंबर बी बीटी आलू, ऑप्शन नंबर सी GM सरसों, ऑप्शन नंबर डी बीटी बैगन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीटी कपास। बीटी कपास को ही क्यों दिया गया है, बाकी सभी को क्यों नहीं? क्योंकि इस सभी का जो है बीज एक बार लगाने के बाद फिर उसका बीज नहीं लगाया जा सकता है, जिससे कि जो हमारे किसान लोगों को बहुत भारी भरकम रुपया में ख़रीदना पड़ता है। यह अमेरिका की कंपनी मेहको है, जो कि अमेरिका की कृषि कंपनी मोनसेंटो द्वारा इसको दिया जाता है, जो कि काफ़ी महंगी होती है, इसलिए इसे नहीं दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता है तो किसान तो खरीद सकता है, लेकिन कानूनन क्योंकि ये सभी जो है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जैव कृषि के लिए कारगर नहीं है। मतलब ये हमारे जैव विविधता या पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती है, प्रभावित करती है, इसलिए इस सभी को नहीं दिया गया है और इसको दिया गया है। देखिए, बीटी कपास का मतलब होता है जो वैसा जो नियंत्रण क्रॉप को जेनेटिक किया जाता है, तो इससे जो होता है कि फसल का पैदावार दुगुना हो जाता है सामान्य बीज के आधार से। तो इसका बीटी कपास का होता है, जो कि बीटी का फुल फॉर्म होता है
बेसिलस थुरिंजिएंसिस होता है, जो कि बैक्टीरिया होता है। इसी में इसको नियंत्रण करके दिया जाता है, जिससे इसे किसी कीटाणुरोधी से बचने के लिए होता है। तो किसी कीटाणुनाशक या कीट से बचने के लिए इस बीटी को डाला जाता है, ये बैक्टीरिया होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। जीएम सरसों का मतलब, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाई। जेनेटिकली मॉडिफाई कर करके इस क्रॉप को तैयार किया जाता है, सीड को तैयार किया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये सभी तो पैदावार अधिक देंगे, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब प्रतिकूल प्रभाव डालती है या हानिकारक प्रभाव डालती है, इसलिए कानून ने इसे नहीं दिया है। और दूसरी बात जो थी, इसका बहुत हाईली रेट था, जो किसान इसको खरीद पाने में सक्षम नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के दो घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए ALU एंड बस, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट एंड बस, ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट और ALU। तो ALU का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम यूनिट, और CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप आप लोग लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन ने अपनी कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो सूर्य में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो आई होप आप दिमाग लगा सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है। डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है यह 1932 में सर्वप्रथम देखा गया था, तारों से पृथ्वी पर इसको प्रयोग किया था। तो आई हम समझ गए होंगे। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को माइकल फैराडे ने खोज किया था, और गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन। तो आई होप समझ गए होंगे, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जिसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन तकनीक का प्रयोग किया था चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। MCB का पूर्ण रूप क्या है? MCB का जो पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिनिएचर करंट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी मिनी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर डी मिनिएचर सर्किट बोर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी डिवाइस है सभी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी के ईमेल पत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी IP एड्रेस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोग्राफिक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पासवर्ड द्वारा। तो आप लोग राइट आंसर हो गया आप लोगों के लिए IP एड्रेस द्वारा। तो आप लोग इसको बाय ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, IP एड्रेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, मतलब कह रहा है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल इमली, मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल दही, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल पालक, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल सिरका। तो राइट आंसर आप लोगों को माइंड में आ गया होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं होगा, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो आप समझ गए होंगे टार्टरिक अम्ल।
तो बाकी सभी लैक्टिक अम्ल दही में होगा, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में भी होता है और टमाटर में भी, एसिटिक अम्ल सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, अब यहाँ से भी ऑप्शन से ले लेंगे। तो राइट आंसर होगा एकाइनोडर्मेटा, ये सभी समुद्री जीव होते हैं। बाकी ऑर्थोपोडा तो समुद्र में भी होते हैं, स्थल पर भी होते हैं। मोलस्का भी होते हैं जो समुद्र में भी होते हैं और सूखे में भी होते हैं, उभयचर का भी काम करते हैं। तो इस तरह ये है, लेकिन ये एकाइनोडर्मेटा जो है ये मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इनका हर एक जीव समुद्र के ही अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किस के संस्करण है? उबंटू जो है ये किसका संस्करण है? तो राइट आंसर होगा लिनक्स का। लिनक्स का जो होगा यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, इसी का है उबंटू, मिंट और फेडोरा, इनमें से इसका लिनक्स का संस्करण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। ऑप्शन नंबर बी समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व। ऑप्शन नंबर सी समान बंध संरचना वाले तत्व। ऑप्शन नंबर डी भिन्न परमाणु किंतु समान द्रव्यमान वाले तत्व। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। तो समस्थानिक होते समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। लेकिन जब पूछेगा भिन्न भिन्न, यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान, तो हो जाएगा यहाँ पर संभारिक, इसी को कहेंगे संभारिक। संभारिक कहेंगे, ठीक ना, संभारिक कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी? लिटिल बैलेंस। ऑप्शन नंबर ए कैरोलन लिनियस। ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रेस्कॉट। ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने द लिटिल बैलेंस पुस्तक लिखी थी। द लिटिल बैलेंस या द लिटिल बेलेस्टा भी इसे कहा जाता है। द लिटिल बेलेस्टा पुस्तक भी कहा जाता है, गैलीलियो द्वारा लिखा गया है। और कैरोलन लिनियस ने इसे टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है या वर्गीकी का जनक और जेम्स प्रेस्कॉट के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत दिया है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसका फर्स्ट था थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो जेम्स प्रेस्कॉट और ये शराब का भी निर्माण किए थे। शराब का निर्माण भी जेम्स प्रेस्कॉट ने किया था और आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? तो आई होप आप लोग को कोशिका चैप्टर करा दिए थे, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको आई होप कराए होंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, और टॉपिक वाइज कुछ क्लास हम कराए हैं, तो वहाँ से आपका देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन वहाँ से मिल रहा है कि नहीं। अगर कोशिका से ऐसा क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धन आवेश गोले में धंसे हुए होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से लेंदी करके पूछा है, मतलब
एनटीपीसी इस तरह से क्वेश्चन लिया है कि आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए है। ये डायरेक्ट नहीं पूछा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, लेकिन ये घुमा फिरा करके जैसे पूछ दिया कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो इस पर शक हो जाएगा, अरे भाई जेम्स जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन खोज किया, लेकिन ये सिद्धांत कौन बताया, लगता होगा दूसरा बताया। ये फंसाने के लिए दे देता है, लेकिन आप लोग को फंसना नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इससे पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि एमलियो गोल्जी ने गोल्जी काय का खोज किया था। तो नाम से ही पता चल जाता है गोल्जी काय का। नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज नील्स बोर ने की थी। तो आइए आप समझ गए होंगे। और उसके बाद ये जो हो गया रदरफोर्ड, ये जो आपको रदरफोर्ड जो हो गया प्रोटॉन की खोज या नाभिक की खोज की थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो ऐसा एक ही होगा जो तीनों, दहन में तो सिर्फ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, कार्बन को तो नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई भी चीज़ दहन हो सकता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हो सकता है। और श्वसन की क्रिया में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता ही है। तो आप लोग जानते होंगे कि हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। मतलब कंप्यूटर का कौन सा भाषा है जो वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए EDP, ऑप्शन नंबर बी कोबोल, ऑप्शन नंबर डी RFID, ऑप्शन नंबर डी फार्मूला ट्रांसलेशन मतलब फोर्ट्रान। तो राइट आंसर है फोर्ट्रान। इसका होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ऐसा क्यों होता है? तो EDP का फुल फॉर्म हो जाएगा डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो कोबोल भी एक प्रकार का भाषा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनता है। यहाँ सजीवों होगा, यहाँ पर जो होगा सजीव होगा, सजीवों को और कई प्रकार के और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनता है। तो बहुमुखी तत्व कौन होगा जो हमारे आधार बनेगा, वो एक प्रकार का कार्बन ही होगा जो बहुमुखी तत्व होगा, जो सभी जगह पाया जाएगा। बाकी सभी जगह तो पाया जाता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। मतलब भारी जल हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है। इसका घनत्व सामान्य जल से 3 गुना होता है। यह प्रोटियम के स्थान पर ट्राइटियम, यहाँ पर GDM होगा, यहाँ पर होगा ट्राइटियम का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिटेनियम होगा, ठीक ना, ट्रिटेनियम अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। इसका उपयोग भारी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन आदि में किया जाता है। लेकिन भारी जल के नामकरण का कारण यही है। प्रयोग तो सब ये 3 गुना है, बात सही है, हो सकता है, लेकिन सामान्य जल से नहीं।
सामान्य जल का 18 होता है, इसका हैवी वाटर का 20 होता है। नहीं, तिगुना नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा वेबर होगा। फेराड जो होगा विद्युत धारिता का होगा, धारिता का होगा फेराड। और हेनरी जो हो जाएगा आपको प्रेरकत्व का। तो पास्कल हो जाएगा आपको दाब का। आई होप समझ गए होंगे, सभी के बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तरल ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी तरल हाइड्रोजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो क्रायोजेनिक का अर्थ होता है शीत, मतलब वैसा इंजन जो शीत रूपी हो। और क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है यान के रूप में, अंतरिक्ष यान के रूप में किया जाता है। ये अंतरिक्ष यान इंजन होती है जो कि हमारे यहाँ बहुत कम भारी होने के लिए इसे तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन जैसे ईंधन का यूज किया जाता है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए सही होता है और कम तापमापी होता है, निम्न तापी होता है। तो इसलिए इस इंजन में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग का नुकसान पहुंचाता है और इनमें एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर डी फाइल वायरस, ऑप्शन नंबर डी वर्म। तो राइट आंसर है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस है या एडिटिंग करने का ऑप्शन नहीं देता है, यह बहुत ही फॉर्मेटिंग का नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक फंगस है? सेप्रोफाइटिक का मतलब है मृतोपजीवी, जो सड़े गले चीज पर आश्रित होते हैं वो होते हैं मृतोपजीवी। तो ये सभी तो शैवाल है, फंगस है, ये सभी फंगस है, लेकिन मृतोपजीवी का कहने का मतलब होगा पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम होगा, पेनिसिलिन या पेनिसिलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। IEB डैश के बराबर होता है, एक IB डैश के बराबर होता है 1024 TB, 1024 GB, 1024 MB, 1024 PB। तो राइट आंसर है 1024 PB। ये होता है 1024 पेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके लिए चलते हैं। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी उत्तल। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, रियर व्यू के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज का यही 25 क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का क्लास कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, और पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद।